हेलो दोस्तों, मैं प्रद्युम्न आप सभी का स्वागत करता हूं PH0099 क्लासेस के एक नए वीडियो लेक्चर में। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं DLED 4th सेमेस्टर के शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन में राजन सीरीज के अति लघुत्तरीय प्रश्नों को, जो कि हमारा पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 3 तक हम लोगों ने देख लिया है 50 क्वेश्चन को, तो आज हम लोग पार्ट नंबर 4 में उसके आगे देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, राज के अनुसार पाठ्य सहगामी क्रियाएं क्या क्या हैं, ये आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं। राज के अनुसार शिक्षक प्रक्रिया की धारणा, जो कि बच्चों के प्रत्यक्ष अनुभव या अप्रत्यक्ष जीवन यापन द्वारा सीखने में विश्वास करती है। स्कूल को एक छोटा समाज समझने की धारणा, जिसमें बच्चे सामाजिक प्रतिक्रियाओं में वास्तविक रूप से भाग लेकर सभ्य जीवन व्यतीत करना सीखते हैं। इन आदर्शों की प्राप्ति हेतु विद्यार्थी को स्वैच्छिक क्रियाओं का मार्गदर्शन किया जाना चाहिए। तो ये आपका है राज के अनुसार पाठ्य सहगामी क्रियाएं। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 52, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार पाठ्य सहगामी क्रियाओं की आवश्यकता बताइए। देखते हैं। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार स्वच्छ, आनंदप्रद तथा सुव्यवस्थित स्कूल भवन मिल जाने के पश्चात हम चाहेंगे कि स्कूल में विविध प्रकार की समृद्ध क्रियाओं का आयोजन हो, जो विद्यार्थियों की विकास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। उनमें मनोरंजन कार्य, क्रियाओं तथा योजनाओं की व्यवस्था करनी होगी, जो बच्चों को प्रभावित करें और उनकी विभिन्न रुचियों को विकसित करें। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 53, स्वास्थ्य के संबंध में विवेकानंद ने क्या कहा है। तो स्वास्थ्य के संबंध में देखते हैं। विवेकानंद के अनुसार आज भारत को भगवत गीता की नहीं वरन फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है। यह आपका है विवेकानंद का स्टेटमेंट स्वास्थ्य के संबंध में। क्वेश्चन नंबर 54, ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है। तो ग्राम शिक्षा समिति का जो अध्यक्ष होता है वो आपका होता है ग्राम प्रधान। क्वेश्चन नंबर 55, शैक्षिक उपकरणों के अंतर्गत क्या क्या सामग्रियां आती हैं। तो शैक्षिक प्रबंधन के अंतर्गत आपका श्यामपट्ट, चार्ट, मॉडल, मानचित्र, रेखाचित्र, आकृतियां, ग्राफ तथा विज्ञान शिक्षण सामग्री और भी हैं, ये सब आते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, पेयजल व्यवस्था से क्या अभिप्राय है। तो विद्यालय में पेयजल व्यवस्था वातावरण के अनुकूल होनी चाहिए। पीने के पानी की व्यवस्था स्वच्छ स्थान पर हो, अर्थात शौचालय के आसपास नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 57, मानवीय साधन के अंग बताइए। तो मानवीय साधन के अंग में आपका आ जाएंगे प्रधानाध्यापक, शिक्षक, छात्र एवं समुदाय। क्वेश्चन नंबर 58, मानवीय संसाधन के प्रबंधन की कोई दो विशेषताएं लिखिए। तो देखिए, मानवीय साधन प्रबंधन की पहली विशेषता आपका है मानवीय संसाधनों का प्रबंधन एक उत्तम शिक्षा व्यवस्था के लिए अति आवश्यक माना गया है। दूसरा आपका है मानवीय संसाधन के प्रबंधन से विद्यालय में सुधार होता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति निर्धारित कार्य में निष्ठा के साथ संलग्न रहता है। क्वेश्चन नंबर 59, एक सफल शिक्षक में कोई दो गुण का उल्लेख कीजिए। देखिए, सफल शिक्षक के गुण, पहला आपका है अध्यापक शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ एवं चरित्रवान होना चाहिए। दूसरा आपका है अध्यापक को मनोविज्ञान का व्यवहारिक ज्ञान हो, जिससे कि वह बालकों की विभिन्नताओं, रुचियों, प्रेरणाओं एवं योग्यताओं को समझकर उचित मार्गदर्शन करे। क्वेश्चन नंबर 60, विद्यालय प्रबंधन समिति में महिलाओं का प्रतिशत कितना होता है। तो वो होता है आपका लगभग 15%। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, लगभग 15%। क्वेश्चन नंबर 61, वाद विवाद व भाषण से क्या लाभ है। तो देखिए, मैकनोन के अनुसार बौद्धिक रुचियों एवं योग्यताओं, अभिव्यक्ति प्रवाह, स्पष्ट चिंतन, आधुनिक जीवन की महत्वपूर्ण बातों के प्रति प्रशंसात्मक दृष्टिकोण, आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास, संतुलन
तथा अन्य वांछनीय गुणों के विकास हेतु वाद विवाद व भाषण के समान कोई क्रिया नहीं है। नेक्स्ट आपका है 62। राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से हैं? तो चलिए देखते हैं। राष्ट्रीय पर्व जो है, तो चलिए देखते हैं। तो राष्ट्रीय पर्व कई सारे हैं, जिनमें से पहला आपका है गणतंत्र दिवस, दूसरा स्वतंत्रता दिवस, तीसरा आपका है गांधी जयंती, ऐसे करके कई सारे होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 63। सूचना एवं अभिलेखों का विद्यालय प्रबंधन में स्थान बताइए। यानी विद्यालय प्रबंधन में सूचना और अभिलेखों का क्या महत्व है? तो चलिए देखते हैं। तो सूचना एवं अभिलेखों का विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण स्थान होता है। प्राप्त सूचनाओं को लिखित रूप में रखना ही अभिलेख कहलाता है। अभिलेखों के द्वारा संबंधित व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार की सूचनाएं दी जाती हैं, अतः सूचना एवं अभिलेख एक दूसरे के पूरक हैं। क्वेश्चन नंबर 64। कार्यालय विद्यालय का नाड़ी संस्था है, यह कथन किसका है? तो ये कथन आपका है डॉक्टर S.N. मुखर्जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। लॉग बुक क्या है? चलिए देखते हैं। इसके द्वारा विद्यालय विकास के क्रम का ज्ञान होता है। वास्तव में यह वह माध्यम है जो विद्यालय के इतिहास का ज्ञान कराता है। यह एक प्रकार से विद्यालय की डायरी होती है, जिसमें तथ्यों का विवरण दिया जाता है, जैसे विद्यालय की विशेष घटनाएं, नवीन पाठ्य पुस्तकों, यंत्रों, कोर्स आदि की प्रस्तावना, विद्यालय के कार्य के घंटे, विद्यालय में निरीक्षण हेतु आए विभिन्न अधिकारियों के हस्ताक्षर। क्वेश्चन नंबर 66। प्राथमिक विद्यालयों को ग्रांट कौन प्रदान करता है? तो देखिए, ये होता है आपका ग्राम पंचायत तथा सरकार। 67 नंबर। स्कूल कैलेंडर में क्या होता है? देखिए, यह विद्यालय सत्र के प्रारंभ होने से पूर्व ही तैयार कर लिया जाता है, जिसमें विद्यालयी अवकाश, मासिक, सत्रीय, अर्धवार्षिक व वार्षिक परीक्षाओं की तिथियां, प्रवेश तिथि, विद्यालय चुनाव, विद्यालय वार्षिक समारोह, अभिभावक सम्मेलन आदि की संभावित तिथियां तय कर दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 68। धाराओं के प्रकार बताइए। तो देखिए, तापमान के अनुसार धाराएं दो प्रकार की होती हैं। पहला आपका होता है गर्म धाराएं तथा दूसरा होती है ठंडी धाराएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। ज्वार भाटा किसे कहते हैं? चलिए देखते हैं। सूर्य और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण समुद्र तटों पर 24 घंटे में 2 बार समुद्र का जल किनारे पर आगे बढ़ता है और फिर वापस लौट जाता है। इस प्रकार महासागरीय जल के ऊपर उठने को ज्वार तथा नीचे गिरने को भाटा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। ज्वार भाटा से क्या लाभ हैं? चलिए देखते हैं कि ज्वार भाटा के निम्नलिखित लाभ हैं, जिसमें से पहला आपका है ज्वार के समय उथले बंदरगाहों की जो गहराई है वो बढ़ जाती है, जिससे बड़े बड़े जलाशय भी बंदरगाह तक पहुंच जाते हैं और भाटे के साथ लौट आते हैं। इस प्रकार माल ढोने वाले जलयानों द्वारा सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है। दूसरा आपका है ज्वार आने के कारण समुद्र तट पर अनेकों प्रकार की वस्तुएं जैसे सीप, शंख, मोती आदि वस्तुएं किनारे पर आ जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 71। प्राकृतिक आपदा तथा मानवकृत आपदा में अंतर बताइए। तो प्राकृतिक आपदाएं विभिन्न प्राकृतिक शक्तियों के कारण उत्पन्न होती हैं। इन आपदाओं की पूर्ण एवं सत्य भविष्यवाणी करना असंभव है, जैसे भूकंप, सुनामी, बादल का फटना, विस्फोट, ज्वालामुखी आदि। मानवकृत आपदाएं। तो मानवकृत आपदाएं मानव के कुप्रबंधन अथवा दुष्कर्मों के कारण उत्पन्न होती हैं। इन आपदाओं की भविष्यवाणी और पूर्वानुमान संभव है, जैसे आग, परमाणु आपदाएं, आतंकी गतिविधियां आदि।
आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।